Hello everyone. As we are done with the concept of primary hemostasis and its related disorders, I decided that let's have a revision session in which we will practice some MCQs as well as it's just for short revision, so I have formed just 10 MCQs and some question answers, which would help to revise the whole concept. And Okay, so let's begin with this session. The first MCQ over here is that a patient presents with easy bruising. So let's highlight the important points: bruising, petechiae, and frequent nosebleeds. What do we call nosebleeds in medical? What is the medical term used for this thing? It is epistaxis. ओके सो हमें अभी इस सब चीज़ों से क्या पता लग रहा है? पेटेकिए है, सबसे पहले तो ब्रूजिंग है, नोज ब्लीडिंग है, तो कुछ रिलेटेड विद प्राइमरी डिसऑर्डर, नोज ब्लीडिंग वगैरह है प्राइमरी डिसऑर्डर. और नोज ब्लीडिंग म्यूकोजल ब्लीडिंग के अंदर आता है, सिम्टम ऑफ म्यूकोजल ब्लीडिंग. ठीक है. ब्रूजिंग एंड पेटेकिए, इट इज सिम्टम ऑफ स्किन ब्लीडिंग. ठीक है. अब ये देखो क्या क्या लिख रखा है आगे. सो दिस टाइप ऑफ ब्लीडिंग इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद, इट इज़ कंसिस्टेंट विद डीप टिश्यू ब्लीडिंग. नो, क्योंकि वो तो हमारा सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में आता है. मसल ब्लीडिंग, ये तो बिल्कुल ही नहीं कहीं से आता. म्यूकोक्यूटेनियस ब्लीडिंग, यस दिस इज द आंसर. हेम आर्थरोसिस, ये भी नहीं आता, क्योंकि हेम आर्थरोसिस जो है हमारा सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में देखा जाता है. हमने पढ़ रखा है ये कोगुलेशन वाली वीडियो में. So over the right answer would be mucocutaneous bleeding, because whenever we talk about mucocutaneous bleeding, it is related with primary hemostasis disorders, which are the platelet disorders, and they cause this mucosal bleeding or mucocutaneous bleeding. Mucocutaneous मतलब muco मतलब mucosal and cutaneous means skin, and mucosa and skin is the bleeding of mucosa and skin is related with primary hemostasis. We know this thing, and we can the most prominent presentation could be of petechiae, purpura, or ecchymosis, or epistaxis, which is mentioned over here, or GI bleeding, or heavy menstrual bleeding. Such type of symptoms or patient presentation could be given in the question. So it was again एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. विच लेबोरेटरी टेस्ट इज़ यूजफुल इनिशियली व्हेन इवेल्युएटिंग अ सस्पेक्टेड प्राइमरी हीमोस्टेटिक डिसऑर्डर? बताओ भाई, क्या हो सकता है और क्यों हो सकता है? अब यहाँ पे हाईलाइट करने वाली चीज़ है इनिशियली. अब प्राइमरी हीमोस्टेसिस के जब हम डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो जो हमारे पास लैब टेस्ट है वो कई तरह के हम देखते हैं. पहले तो ऑप्शंस पे देखते हैं. पीटी और पीटीटी तो बिल्कुल ही नहीं है. पूछो क्यों? क्योंकि ये हम देखते हैं कोगुलेशन कैस्केड में, यानी कि देयर इज़ नो रोल ऑफ पीटी एंड पीटीटी whenever we talk about primary hemostatic disorders. We have already discussed this thing. And talking about thrombin time, it is also not something which we will see. Initially we see the platelet count. अरे भाई, हम देख रहे हैं प्राइमरी हीमोस्टेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं, और प्राइमरी हीमोस्टेटिक डिसऑर्डर में हम सबसे पहले क्या देखते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है कि नहीं. द मेजरमेंट which we need is this thing. Why do we see about platelet count? To evaluate. Oh, what happened? Just a minute. Okay. To evaluate if there is thrombocytopenia or not. ओके, सो प्लेटलेट काउंट देखा जाता है. और कैसे मेजर करेंगे?
थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कब माना जाता है? अगर प्लेटलेट काउंट लेस देन 50,000 पर माइक्रोलीटर है, तो मतलब एबनॉर्मल है, मतलब कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम है। और नॉर्मल रेंज क्या होती है वो पता है सबको? नॉर्मल रेंज क्या होती है थ्रोम्बोसाइट्स की? इट्स अराउंड 150,000 टू 400,000 पर माइक्रोलीटर, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होना चाहिए। ओके। और रही बात जो हम ये वाले टेस्ट की बात करते हैं, चाहे ये पीटी है, पीटीटी है, या कोई भी टाइम रिलेटेड टेस्ट है ना, ये हम सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में देखते हैं, ना कि प्राइमरी हीमोस्टेसिस में। तो यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि प्राइमरी हीमोस्टेसिस डिसऑर्डर्स में हम कौन सा टेस्ट सबसे पहले देखते हैं। अगेन इट वाज अ इजी क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट, व्हेन वी टॉक अबाउट the third question, it is that immune thrombocytopenic purpura in children most commonly occurs. ये हमने पढ़ रखा है। जो हमारे पास ITP है, किस में बात करें? बच्चों में। ये हमने पढ़ा हुआ है कि कब होती है? या तो आफ्टर इम्यूनाइजेशन, या फिर आफ्टर सम वायरल इन्फेक्शन और सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। स्पेसिफिकली वायरल इन्फेक्शन पढ़ा है हमने। ओके, सो ऑप्शंस पढ़ते हैं। आफ्टर बैक्टीरियल इन्फेक्शन नो, आफ्टर वायरल इन्फेक्शन बिल्कुल हाँ, यही आंसर है हमारा। ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन बिल्कुल भी नहीं, विटामिन डेफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं। ये भी अगेन एक बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, कंसेप्ट भी रिवाइज करने की क्या ही ज़रूरत है, इतनी बार तो हमने वीडियोज़ में बार बार बोल बोल के पढ़ लिया। Okay, which of the following findings is a characteristic of microangiopathic hemolytic anemia? The most common, characteristic feature was the presence of cystocytes. Okay, yes, this is in the option. मैंने ऑप्शन नहीं पढ़ी थी, मैंने मतलब अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा ना, तो आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में जो मेन वर्ड है उसको हाईलाइट करो, ठीक है, और उसके रिलेटेड आपको वो एक पॉइंट जो मैंने बताया था ना, जो क्लासिक हॉलमार्क फीचर है या फिर करेक्टरिस्टिक फीचर है, वेरी इंपॉर्टेंट, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन देखो पूछा गया। ये मैंने लाइक व्हेन आई वाज डिस्कसिंग द लेक्चर एंड दिस थिंग आई मेंशन्ड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेंटार्ड ऑफ फीवर? ओके, यहाँ पे सिम्टम्स दे रखे हैं। फीवर है बच्चे को, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ओके, प्लेटलेट्स कम है। देर आर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, यानी कि यहाँ पे कौन सा नर्वस सिस्टम हमारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा इन्वॉल्व है। अब आपको ये थोड़ा थोड़ा कहाँ पे इशारे कर रहा है, या तो ये TTP होगा या ये HUS होगा, यानी कि माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें ही ऐसी बता रखी हैं। रीनल डिसफंक्शन, यानी हमारी किडनीज इन्वॉल्व है, यानी कि बंदे को क्या है, यूरीमिया। जैसा मैंने अभी बताया, सिम्टम्स देख के ही बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये देखो, हीमोलिटिक एनीमिया, नाम ही बता दिया इसने। ओके, अब इसको अभी पूछ रहे हैं कि बच्चे को है क्या, HUS है, TTP है, ITP है कि DIC है। अब ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, बिकॉज क्या कहते हैं, आंसर वैसे HUS और TTP दोनों ही हो सकता है क्योंकि देखो, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी है और रीनल डिसफंक्शन भी है। रीनल डिसफंक्शन इज मोर प्रोमिनेंटली सीन इन HUS, वेयर एज न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इज मोर प्रोमिनेंटली सीन इन TTP स्पेसिफिकली। बट क्या कहते हैं, अगर सिर्फ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होता तो हम TTP टिक करते, अगर सिर्फ ये होता तो हम HUS टिक करते। वो थोड़ा क्वेश्चन ईजी बना देता है, पर अगर दोनों ही चीज़ें हैं तो मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो स्पेसिफिकली आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, ये दोनों तो बिल्कुल ही नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू माई आंसर की, द करेक्ट आंसर इज TTP। आंसर इज TTP बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट, कहाँ लिखा है ये रहा, okay, so whenever we talk about this disease TTP, which is thrombotic thrombocytopenic purpura, it is classically presented
classically, you can note this point, it is classically presented with the pentad. एंड वो जो पेंटाड है वो मैंने यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में है, फीवर, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, देर आर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, देर इज रीनल डिसफंक्शन एंड ऑफ कोर्स MHA. ठीक है, MAHA. नाउ लेट्स start with the sixth question and it is HUS most commonly occurs in. HUS जो है हमारा MAHA की एक टाइप है. ठीक है, टाइप कह लो या फिर जब भी हम बात करते हैं माइक्रो एंजियोपैथिक, क्या कहते हैं, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया की, तो हम कहते हैं कि TTP और HUS के पेशेंट्स में ये काफ़ी प्रोमिनेंटली देखा जाता है. ठीक है, सो हमने ये भी पढ़ रखा है कि जब हम TTP की बात करते हैं तो वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और जो HUS है वो खासकर बच्चों में देखा जाता है. और बच्चों में आफ्टर E. कोलाई, नाम क्या था बैक्टीरिया का, O157H7 डाइसेंट्री, इसके बाद इसमें देखा जाता है. तो क्या एडल्ट्स में? बिल्कुल भी नहीं. एल्डरली नहीं. पेशेंट विद लिवर डिजीज़ नहीं. चिल्ड्रन आफ्टर डायरियल इलनेस. जो E. कोलाई बैक्टीरिया है वो हमारे नॉर्मल गट बैक्टीरियाज को मार देता है, और यहाँ पे ये हमारा सही आंसर है, हमने पढ़ रखा है. ओके, again the next question is about the disorder, and it is a qualitative disorder. As I mentioned, it is a qualitative disorder. और जब हम ये पढ़ रहे थे मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको इसकी, BS मतलब big sucker. It means we have to just remember big platelets, big or enlarged platelets is clinical sign जो हम देख सकते हैं. एंड देयर विल बी माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्योंकि क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं. पर ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही प्लेटलेट्स पे असर नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ता है. ठीक है, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय द डिफेक्ट इन विच प्लेटलेट रिसेप्टर. हमें पता है यहाँ पे आएगा GP1B रिसेप्टर. ये मैं कॉन्सेप्ट भी साथ में रिवाइज करा देती हूँ. और इट इज़ रिलेटेड विद प्लेटलेट adhesion. So platelet adhesion is impaired in this situation. Okay, GP1B कहाँ है ऑप्शन में? नहीं नहीं नहीं, GP1B ये रहा. ओके, ग्लैंसमैन थ्रोम्बोस्थीनिया, ये भी वही चीज़ है. इसमें हमारे पास डिफेक्ट होता है GP2B3A में, जिसकी वजह से प्लेटलेट एग्रीगेशन इज इम्पेयर्ड. प्लेटलेट एग्रीगेशन इज इम्पेयर्ड. कहाँ है? ये रहा आंसर. बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं. ठीक है, और मेजरली यही जो है ऐसे से ही मतलब आते हैं सिंपल टेस्ट में, यही मेन कंसेप्ट हमारा स्ट्रॉन्ग करते हैं. फॉर द टाइम बिंग मैंने जो क्वेश्चंस का लेवल है बहुत ही इजी रखा है, मतलब सिंगल लाइन बेस्ड क्वेश्चन, बट ऐसे नहीं आते हैं पेपर में. जब आएंगे तो काफ़ी बड़े बड़े केसेस आते हैं, और वो हम तब डिस्कस करेंगे जब हम पूरा चैप्टर कर लेंगे, तो एक क्विक रिवीजन हो जाती है चैप्टर की. ओके, सो द मोस्ट टिपिकल ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन इन प्राइमरी हीमोस्टेसिस डिसऑर्डर, हेमार्थ्रोसिस नो, मसल नो, म्यूकोजल ब्लीडिंग. ये हम अभी ऊपर पढ़ के हटे थे क्वेश्चन. इट इज़ म्यूकोजल ब्लीडिंग, आइदर म्यूकोजल ब्लीडिंग. कहाँ गया? मोस्ट टिपिकल ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन प्राइमरी हीमोस्टेसिस में, या तो वो है स्किन या फिर है म्यूकोजल ब्लीडिंग. यानी कि ये दोनों ही तरह की ब्लीडिंग किसके अंदर देखी जाती हैं? इट इज़ बेसिकली सुपरफिशियल ब्लीडिंग. इट इज़ सुपरफिशियल ब्लीडिंग. ठीक है, जिसके सिम्टम्स हमने पढ़ रखे हैं. इट कुड बी पेटेकिए, परप्यूरा, एकाइमोसिस, और इट कुड बी एपिस्टेक्सिस, GI ब्लीडिंग, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और इट कुड बी हेमेट्यूरिया, और मैनी मोर. Okay, the last question, MCQ. It is that a patient has
ओके, प्रेजेंटेशन है। पेटेकिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग टाइम, नॉर्मल। अब यहाँ से ये चीज़ क्वेश्चन को बदल देता है। नॉर्मल पीटी एंड APTT, मतलब ये चीज़ नॉर्मल है, इसका मतलब रिलेटेड टू प्राइमरी हीमोस्टेसिस है, जो भी डिसऑर्डर है। ये तो हमें पता लग गया, ठीक है। दूसरी चीज़, यही चीज़ क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि वो है क्या, सेकेंडरी है, बिल्कुल नहीं है। प्लेटलेट डिसऑर्डर है, बिल्कुल हाँ प्लेटलेट डिसऑर्डर है। प्राइमरी, जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस होती है ना, इसी को हम प्लेटलेट डिसऑर्डर भी कहते हैं। क्योंकि देखो सॉरी, प्राइमरी हीमोस्टेसिस के जो रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, दे ऑल रिवॉल्व अराउंड द थिंग platelet. Even when we understand the process of primary hemostasis, this whole concept revolve around platelet, कि कैसे वेसल कंस्ट्रक्ट करती है, क्यों करती है, क्योंकि प्लेटलेट्स को वहाँ पे आना है, ठीक है, और प्लेटलेट्स को अधेशन करनी है। आफ्टर अधेशन दे विल डीग्रेन्यूलेट एंड दे विल रिलीज इट्स मीडिएटर्स और द केमिकल्स प्रेजेंट इनसाइड इट विच आर ADP and TXA2, thromboxane A2, and after the release of their chemicals, what it does is platelet will aggregate with another platelet with the help of some receptors and some intermediate linking molecule. So this was the whole concept of primary hemostasis, which was revolving around the word platelet. Okay, so any problem related to this process would be platelet disorder, specifically qualitative or quantitatively. So बस यही चीज़ थी। इसके बाद हम आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स पे, जो कि हमें कंसेप्ट को थोड़ा पढ़ने में और रिवीजन में हेल्प करेंगे। क्लिनिकल फीचर आइडेंटिफिकेशन, एक पेशेंट है, ही कम्स इन विद ईजी ब्रूजिंग, ठीक है, फ्रीक्वेंट नोज ब्लीड्स। विच टाइप ऑफ ब्लीडिंग, म्यूकोजल, स्किन और डीप टिश्यू। बताओ भाई क्या है। ऑफ कोर्स नोज ब्लीडिंग है तो म्यूकोजल एंड स्किन ब्लीडिंग है। सुपरफिशियल लेयर्स की ब्लीडिंग रहेगी, क्योंकि प्राइमरी हीमोस्टेसिस टिपिकली कॉज सुपरफिशियल ब्लीडिंग, जैसा मैंने अभी बताया, ठीक है। इट कुड बी द सिम्टम्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट कुड बी पेटेकिया, इट कुड बी पर्प्यूरा, इट कुड बी एपिस्टेक्सिस, इट कुड बी गम ब्लीडिंग, इट कुड बी इजी ब्रूजिंग। एंड डीप टिश्यू ब्लीडिंग जो होती है वो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस से रिलेटेड होती है, जिसमें कोagulation फैक्टर्स डेफिशिएंसी होती है। ओके, what could be the laboratory clues? Like if you suspect a primary hemostatic problem, which lab test would you check first? क्या करोगे भाई, PTT तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये PT और PTT तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस से रिलेटेड है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, प्लेटलेट काउंट। ये ऊपर भी एक क्वेश्चन था कि प्लेटलेट काउंट देखा जाता है और ब्लीडिंग टाइम देखा जाता है। नॉर्मल लिख लेते हैं कि नॉर्मल जो होता है ब्लीडिंग टाइम, इट इज़ 2 to, ओ माय गॉड, ओके, इट इज़ 2 to 7 minutes, and whenever it is prolonged it will lead to symptoms, ठीक है। और प्लेटलेट्स कब लो होते हैं, ITP में, विच इज़ इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा, इट कुड बी माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया, और ये जो होते हैं ये सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में देखे जाते हैं, और प्राइमरी वाले में ये चीज़ें नॉर्मल होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, विच एज ग्रुप इज़ मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय ITP एंड हाउ डू द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन डिफर? चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स दोनों ही इफेक्ट होते हैं। हमने पढ़ रखा है ITP में कि क्या होता है कि क्या बताने लगी थी मैं, कि जो ITP है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज of thrombocytopenia in children as well as in adults. We have studied about it, and when we talk about children, it is acute, post-viral and self-limited, and in adults it's chronic, autoimmune and require treatment. Specifically in adults, which age group is mostly affected? It is the women, और वो भी कौन सी एज ग्रुप की, चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप की, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है।
अ पेशेंट हैज़ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड सिस्टोसाइट्स ऑन ब्लड स्मेयर, इसको MAHA है. वॉट प्राइमरी हीमोस्टैटिक डिसऑर्डर यू थिंक फर्स्ट, MAHA जिसमें या तो TTP है या HUS इंक्लूडेड होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है. ओके, बोथ TTP एंड HUS आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माइक्रोएंजियोपैथिक डिसऑर्डर्स. येस, वी नो दिस थिंग. सो कैन यू रिकॉल द की डिफरेंस इन देयर टिपिकल प्रेजेंटेशन? ऑफ कोर्स, clinical presentation, right? Yeah. Okay, in the presentation, TTP is oftenly seen as a pentad. When we talk about TTP, there is a pentad जो हमने पढ़ा, जिसमें आता है फीवर, MAHA, thrombocytopenia, renal failure and neurological symptoms. And more neurological involvement is present in TTP, whereas whenever we talk about HUS, because it has uremia, it is a uremic disorder, it means the renal dysfunction is more prominent in this case. It is oftenly post-diarrheal. It is often post-diarrheal and mostly in renal failure, जैसा मैंने बताया. और बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है and it has less neurological involvement. Over here, there is more neurological involvement and less renal dysfunction. Okay, अगला क्वेश्चन है इस पे. A patient has giant platelets. Giant platelets से क्या याद आता है? BS, बिग सकर्स, BS सिंड्रोम. आगे कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने, क्योंकि अभी हमने इतना ही टॉपिक पढ़ा है ना, तो वी कैन गेस. ओके, माइल्डली लो प्लेटलेट काउंट बट नॉर्मल प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट, मतलब कि सेकेंडरी डिसऑर्डर नहीं है, हमने पढ़ लिया है ये. ओके, अगला. इफ प्लेटलेट्स आर नॉर्मल इन नंबर बट फेल टू एग्रीगेट, प्लेटलेट एग्रीगेशन में प्रॉब्लम है, तो एग्रीगेशन कौन कराता है? एक प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट से कैसे चिपकता है? बीच में फिब्रिनोजन आता है. रिसेप्टर कौन सा होता है? ये वाला. विच हेमोस्टैटिक डिसऑर्डर इट इज? ग्लैंसमैन. ओके, फॉर ITP, ओके, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या रहता है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, हमने पढ़ रखा है. In adults, and how does it differ in children? Okay, so first line treatment is corticosteroids, and what happens is they respond really well in children. बच्चों में अगर आप स्टेरॉइड्स उनको दोगे तो थोड़े दिनों में उनमें फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा, जो भी उनको ब्लीडिंग वगैरह भी रुकने लग जाएगी, और जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी इट वुड बी रिजॉल्व, लाइक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कुड बी क्योर्ड विद इट. We will observe increase in the increment in the number of thrombocytes after starting corticosteroids in the children. But what happen in adults is after some time the symptoms relapse. So we further go for IVIG or splenectomy in refractory cases in case of adults. Children में अपने आप ठीक हो जाता है, पर अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दोगे तो जल्दी उससे फ़र्क पड़ जाएगा. ओके, which bleeding signs are more typical of primary hemostatic disorder? ये हमने पढ़ रखा है. अच्छा, म्यूकोसल जॉइंट या मसल, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है. इट इज़ म्यूकोसल, नॉट जॉइंट, नो मसल ब्लीडिंग. ओके, म्यूकोसल ब्लीडिंग, लाइक वही सेम सिम्टम्स हैं, ये वाले पढ़ रखे हैं हमने. अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद पेटेकिए, लो प्लेटलेट्स, prolonged bleeding time but normal PT and PTT. Can you identify the likely disorder and explain why these findings make a sense? ये है प्राइमरी हीमोस्टैटिक डिसऑर्डर, और ये हमारा है ITP, या फिर इसके अलावा ये MAHA भी हो सकता है, क्योंकि स्पेसिफिकली बताया नहीं है. बट क्योंकि यहाँ पे ना ही रीनल डिसफंक्शन की बात करी गई है, ना ही स्पेसिफिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट या इम्पेयरमेंट बताई गई है, तो हम TTP और HUS को स्पेसिफिकली नहीं बता सकते, क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बहुत लिमिटेड दी है. तो जितनी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, तो हम पहले ही, अगर हमें ऑप्शंस आएंगे काफ़ी सारे लाइक ITP, TTP अगर आते हैं, तो हम ITP पे टिक करेंगे. क्योंकि बाकी चीज़ें फ़िलहाल के लिए मेंशन नहीं है, पर अगर मेंशन होती हैं तो वी कैन राइट दैट. एंड ये तो हमारा एक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इट कुड बी ITP बिकॉज दिस. बट इफ़ HUS और TTP सस्पेक्ट करने के लिए हमें रीनल डिसफंक्शन, यूरेमिया एंड CNS इन्वॉल्वमेंट जो है हम उसको भी कंसीडर करते हैं खासकर.
ओके, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग टाइम रिफ्लेक्ट्स प्लेटलेट डिसफंक्शन, ये क्या है? अच्छा, ये वही चीज़ है जो मैंने बताया, ये चीज़ ना, पीटीटी और पीटी कोगुलेशन कैस्केड में सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में देखा जाता है। बस इतना ही था। सो क्वेश्चन सेशन ख़त्म होता है। इससे हम काफ़ी अच्छे से हमारा जो कॉन्सेप्ट था प्राइमरी हीमोस्टेसिस का, उसको हमने कवर अप कर लिया है। तो अभी तक हमने ये चीज़ पढ़ ली है, ये चीज़ पढ़ ली है बहुत अच्छे से। अगर आप इसको एक बार बुक को ओवर यू विल रीड इट, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, and we have done about all these concepts in very detail, and यहाँ तक अभी तक हमने रिवीजन के साथ अपनी चीज़ जो है वो ख़त्म कर ली है। बात करते हैं अब सेकेंडरी हीमोस्टेसिस और रिलेटेड डिसऑर्डर्स की। ये भी चीज़ मैंने आपको कोगुलेशन कैस्केड की वीडियो में अच्छे से समझा दिया है, जहाँ पे मैंने आपको डिसऑर्डर्स ऑफ सेकेंडरी हीमोस्टेसिस की जो यूजुअल फाइंडिंग्स होती है वो भी बता दी हैं। और अब मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी यहाँ से हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी और उसके बाद वाले कंसेप्ट्स। और रेदर देन मेकिंग वीडियो ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस टिल हेयर, है ना, मैं जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद ही अब नेक्स्ट वीडियो जो है बनाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।